CH-77 डिवोर्स की बात। काव्या जी, अनिका, मिहिर पुलिस स्टेशन से वापस आ गए। काव्या जी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो घर के हॉल में आगे पीछे चक्कर काटते हुए अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोली, अंडरस्को, इस तरह से वो लोग मेरे बेटे को जेल में नहीं रख सकते। आज संडे है तो क्या मेरा बेटा पूरी रात जेल में रहेगा? नो वेज। और ये तुषार कहाँ मर गया? इस वक्त उसे यहाँ हमारी मदद करने के लिए मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो है कि अपनी कोई खबर ही नहीं दे रहा। ऐसे मुसीबत के वक्त पर वकील ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। कहता है कि कल ही आकाश को कोर्ट से बेल मिल पाएगी। ASO इंडस्ट्रीज का CEO उस घटिया जेल में रहेगा। काव्या जी इस वक्त बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। उनका ऐसा रूप आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। वही अनिका, जो चुपचाप मिहिर के बगल में खड़ी थी, काव्या जी को क्वेश्चनिक नज़र से देखते हुए उनसे पूछ पड़ती है, मॉम, एकांश पर उसके डैड के मर्डर का इल्जाम लगा है। क्या आपको पता है डैड की डेथ कैसे हुई थी? और आप लोग इस वीडियो के बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि वो सच है या झूठ? सीधा एकांश को बचाने में लगे हैं आप लोग। तभी काव्या जी, जो इधर उधर चक्कर काट रही थी, अचानक से अपने कदम अनिका की बात को सुनकर अपने कदम रोक लेती है और अनिका की तरफ मुड़ते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ लेती है और हैरत से उसके चेहरे को देखते हुए पूछती है, अंडरस्को, अनिका, तुम ये सवाल पूछ रही हो? तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है क्या? एकांश मेरा सौतेला बेटा है, फिर भी मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एकांश और उसके डैड बॉन्डिंग को मैं अच्छे से जानती हूँ। एक पल के लिए मैं अपने पति के बारे में गलत सोच सकती थी, लेकिन वो अपने डैड के लिए नहीं। उन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा प्योर था। एकांश पूरी दुनिया के लिए चाहे जितना बुरा है और मुझसे चाहे जितनी नफरत करता है, लेकिन वो अपने डैड को एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकता था। अरे एक वो वीडियो क्या, भगवान खुद मेरे सामने आकर कहेंगे ना कि एकांश ने ऐसा कुछ किया है, तो मैं बिल्कुल न मानूंगी। तभी अनिका इनोसेंट फेस बनाते हुए अपना चेहरा ना में हिलाते हुए बोलती है, अंडरस्को, नहीं मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन आखिरकार एकांश के डैड को हुआ क्या था? उनकी मौत कैसे हुई थी? अनिका की बात सुन काव्या जी के चेहरे पर अजीब सी मायूसी आ गई और वहां से अपना मुंह फेरते हुए दूसरी ओर देखकर बोली, अंडरस्को, मुझे नहीं पता अनिका, आलोक के साथ क्या हुआ? वो रातों रात अचानक कहाँ गायब हो गए? उसके बाद एक दिन उनकी मौत की खबर आई और साथ में एक सड़ी गली लाश जिसका DNA एकांश से मैच हो गया। वो लाश एकांश के डैड की थी। 2 साल पहले हुए एक कार एक्सीडेंट में, जो कि खाई में गिर गई थी, और एक हफ्ते बाद मिली वो आधी जली लाश थी, जो कि खाई में किसी तरह सर गल कर भी थोड़ी सी बच गई, और वही थी एकांश के डैड की लाश। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं साफ साफ बता सकती हूँ। कल देखना, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आने वाला, क्योंकि एकांश बेगुनाह है। उसमें भले ही कितने लोगों के साथ गलत किया हो, लेकिन उसके डैड। काव्या जी इतना बोलते ही अपनी बात रोक देती है और तेजी से भागकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अनिका हैरत से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, मगर समझ नहीं पाती। अनिका को तो एकांश की हरकतों के बारे में पता था, इसलिए उसे शक हो रहा था कि शायद हो सकता है एकांश अपने डैड को से मारने की कोशिश कर सकता होगा। अनिका अभी हाल में ही खड़ी थी कि तभी उसे एक आवाज आई, अंडरस्को, ये सब क्या हो रहा है अनु? ये वीडियो। अनिका जब पीछे मुड़कर देखती है तो मेंशन के अंदर आते बिन्नी को पाती है। अनिका बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और बिन्नी को जाकर कर गले लगा लेती है। बिन्नी अनीता के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अंडरस्को, ये सब क्या हो रहा है?
मुझे तो लगता है उस एकांश ने अपने डैड को सच में मारा है और उसका केस भी तो तेरे चाचू के पास है ना। मैं तो कहती हूँ जेल हो जाने दे साले को। जेल क्या, फांसी हो जाए तो सही है। खूनी दरिंदा कहीं का, न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी उसने। बिन्नी की इतनी बात सुन अनिका बिन्नी से दूर खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। तभी बिन्नी सवालिया अंदाज में उससे पूछती है, अंडस को क्या, मुझे ऐसे क्या देख रही है? वो एक ऐसा इंसान है जो आरव का एक्सीडेंट करवा सकता है और मुझे किडनैप करा सकता है। वो खून भी तो कर सकता है ना? इसमें क्या शक है? अनिका बिन्नी के चेहरे को देखकर बोलते हैं, अंडस को तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि उसने सच में अपने डैड को मारा है? मैं भी तो अपने डैड से नफरत करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? तभी बिन्नी अपना सिर ना में हिलाते हुए आइज रोल करके बोलती है, अंडस को अनिका को एकांश सिंह ओबरॉय है, उसे अपने एंगल से मत देख और ये मत भूल कि तू भी उसके दरिंदगी का शिकार हुई है। वो कुछ भी कर सकता है। तेरी शादी से पहले हमने हमने इसके सारे ड्रामे देखे हैं। पागलों की तरह अपने पैसे के दम पर उसका किसी को भी उठावाना, जान से मारने की कोशिश करना, ये सब आम बात है। सोच, तुझे इतनी बार यूज करने के बाद भी उसने तुझसे शादी करने के लिए इतना सब कुछ किया, तो अगर उसके डैड की प्रॉपर्टी के लिए उसे अपने डैड की जान लेनी पड़े तो क्या बड़ी बात थी उसके लिए? बिन्नी की बात पर अनिका इरिटेट होते गुस्से से बोली, अंडस को शट अप बिन्नी, इतना नहीं बोलना चाहिए। एकांश के बारे में हमने उतना ही देखा है जितना उसने हमें दिखाया है। क्या पता उसके ऐसे बिहेवियर के पीछे कोई वजह हो, और ना भी हो तो मुझे नहीं यकीन कि विजय ऐसा कुछ कर सकता है। बस मुझे पहले डाउट था, लेकिन सारा डाउट उसकी मॉम ने खत्म कर दिया। तभी बिन्नी अनिका देखते हुए एटीट्यूड की स्माइल के साथ बोली, अंडस को हाँ, समझ गई मैं अनु, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है और तेरा दिल क्या कह रहा है। एक खूनी को खूनी ही नहीं बोल रही तू, क्योंकि आई थिंक तुझे एकांश सिंह ओबरॉय से प्यार हो गया है अनु। अनिका बिन्नी को हैरत से देखते हुए आइज रोल करके बोलती है, अंडस को क्या कहा तूने? तू भी उसे कांच की तरह सठिया गई है क्या? एक तो वो जेल में होकर भी नॉर्मल ही बात कर रहा है, और एक तू है जिसने अपने सुर ही बदल लिए। किसने कहा मुझे एकांश से प्यार हो गया है? मेरा भी दोषी है। मेरी जिंदगी के साथ उसने जो इतना कुछ कर दिया, मुझसे शादी कर ली, वो भी बिना मेरी मर्जी के, मुझे उससे प्यार हो जाएगा। यू आर सच अ क्रेजी लाइक वी एकांश, तुम दोनों पागल हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। देखा जाएगा जो होगा। वैसे भी मैंने अभी अपनी शादी को एक्सेप्ट किया नहीं है। भले ही मेरी शादी 2 बार हो चुकी हो, वो एकांश जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे फांसी हो जाती है तो मैं विधवा बनकर रह लूंगी, लेकिन ये अपने माथे पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मुझे उस एकांश सिंह ओबरॉय से प्यार हो गया है। वॉटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फर्क नहीं। हम दोनों के बीच सिर्फ बॉडी रिलेशन था। अब वो जेल में है, उसे सजा होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हुए अनिका पैर पटकते हुए गुस्से से अपने कमरे में चली गई। इधर बिन्नी अनिका को जाते देख खुद से बोली, अंडस को पता नहीं क्या चल रहा है मेरी दोस्त की लाइफ में, और मैं भी क्या बकवास किए जा रही थी। बिना बात अनिका को गुस्सा कर दिया। अभी अभी तो इसकी शादी हुई है, भले ही किसी तरीके से हुई, और अब ये सब, गॉड प्लीज सब कुछ सही कर दो। लेकिन क्या ही सही करोगे आप? अब तो एकांश सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। हाय मेरी दोस्त, विधवा हो जाएगी। भगवान जी, प्लीज मेरी दोस्त के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर रखना। वो गैंगस्टर जैसी शक्ल का एकांश ओबरॉय तो अब बहुत जल्दी मेरी दोस्त की लाइफ से निकलने वाला है। कहते हुए बिन्नी थोड़ी देर में ओबरॉय मैंशन से चली गई।
बिन्नी ने तो खड़े खड़े अनिका की आगे की लाइफ भी सोच ली। मगर अनिका की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ था, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता था। इधर माथुर निवास में सब लोग परेशान थे। कोई चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। ऊपर से सुनीता जी तो सिर पकड़कर बैठी थी। उन्हें पता तो चल गया था कि एकांश का केस उनके कमिश्नर पति खुद आनंद माथुर देख रहे हैं। और वो जानती थी कि कल्प्रेट को आनंद माथुर किसी कीमत पर नहीं छोड़ते, चाहे वो उनका कितना ही सगा क्यों ना हो। वेदांश जी अपने फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने कॉल कट करके गुस्से से परिवार वालों के बीच में कहा, अंडस्को, मैंने कहा था ना तुम लोगों से, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। देखा ना खूनी निकला है ये लड़का। अब हमारी बेटी का पति है ये। क्या फ्यूचर होगा हमारी बेटी का अब। खूनी कहीं का, जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो हमारी बेटी का क्या होगा। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी उसे जाकर हमारी अनिका को लेकर वापस आओ। वीर से बोलो कि किसी भी तरह उसे मना कर यहाँ ले आए। अब अगर वो आदमी जेल से छूट भी गया तो हम अपनी बेटी को वहाँ दोबारा नहीं भेजेंगे। इतने सारे लड़के हैं दुनिया में, हम अपनी बेटी का डाइवोर्स कराकर दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे उसके लिए। और अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या वही है। तभी रागिनी जी बीच में बोली, सी अंडस्को, भैया आप कुछ भी सोच लेते हैं। इतनी जल्दी किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आप बस न्यूज़ देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि उस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप भी ना, एक हफ्ते हुए नहीं है आपकी बेटी को ससुराल गए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। डाइवोर्स तक बात पहुंचा दी आपने तो। तभी वेदांश रागिनी जी को डांटते हुए बोले, अंडस्को, चुप हो जा बेवकूफ, जबान चलाने लगी है तू। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मेरी बेटी के लिए यही सही है। वीर से कहो उसे लेकर आए। तभी इरिटेट होते हुए सोफे पर सिर पकड़कर बैठी सुनीता जी एकदम से खड़े होकर वेदांश जी और रागिनी जी से बोली, अंडस्को, आप दोनों चुप होते हैं या नहीं। मैंने बिन्नी को अनिका के पास भेजा है, फोन कर रही हूँ तो उठा ही नहीं रही। हमेशा की तरह उसको आदत जो है फोन साइलेंट पर रखने की, उसका फोन तो वाइब्रेट भी नहीं करता। इतनी टेंशन होगी कि फोन नहीं देखा उसने। बिन्नी आती है उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तभी बिन्नी घर की दहलीज पर पहुंची और सभी परिवार वालों से ऊंची आवाज में बोली, अंडस्को, क्या पूछेंगे आप लोग मुझसे। वहां जाकर आई हूं मैं। अनिका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसका पति टे सब कुछ कर सकता है। अब जो कुछ होगा कल होगा। इधर तुषार रिया को मेडिसिन देकर उसके सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए फ्लैट की बालकनी में आ गया और बालकनी की रेलिंग पकड़कर छाती चौड़ी करके अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले। सर्द हवाओं को महसूस करते मुस्कुराते हुए वो गहरी सांसें लेते हुए बोला, अंडस्को, इतना सुकून आज से पहले मुझे कभी नहीं मिला। अब एकांश ओबरॉय जेल में चक्की पिसीग 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 और मैं माफिया का सबसे बड़ा लीडर एकांश की जगह बन जाऊंगा। इतना कहते हुए तुषार के हैंडसम क्यूट चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। नया खुलासा, अनिका कमरे में बेड पर फेल कर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त ब्लैक कलर के नाइट क्लोथ्स में थी। अनिका ने आंखें तो बंद कर ली थी, मगर बार बार उसे आंखें बंद करते ही एकांश का चेहरा नजर आने लगा। अनिका आंखें बैंड किए हुए ही करवटें बदलने लगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी बिस्तर पर सोते हुए। अनिका इरिटेट होते हुए झट से उठकर बेड पर पालथी मारकर बैठ जाती है और अपना सिर पकड़कर लगभग बालों को खींचते हुए बोलती है, अंडस्को, आई गोना मैड। हो क्या रहा है मुझे किसी का ह्यूज चाहिए। ओ नो, मैं ये क्यों नहीं बोलती कि मुझे एकांश का ह्यूज चाहिए। उसका मुझे कसके गले लगाकर सोना मेरी आदत बन चुकी है। वो नहीं है तो ऐसा लग रहा है
जैसे मुझे किसी जन्म में उसके बगैर नींद नहीं आएगी। क्या मुसीबत है यार। वो जेल में होकर भी मेरी नींद हराम कर रहा है, और मैं पता नहीं क्यों उस खूनी के लिए इतना परेशान हो रही हूँ। फिर अनिका गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करते हुए बोलती है, अंडरस्को कूल डाउन अनिका, शांत हो जा, यू हैव टू स्लीप। कहते हुए अनिका धड़ाम से फिर से बेड पर अपने बाएं हाथ के बल लेट गई, और अपने कान उसने जबरदस्ती तकिया रखकर खुद को सुलाने की कोशिश की। इधर एकांश सेल में बिना भाव के चेहरे के साथ जमीन पर लेटे हुए था। उसकी आंखों में एक अलग ही बात नजर आ रही थी, मगर उसके दिमाग में क्या था, किस लिए वो चुपचाप इतनी पावर होने के बाद भी जेल में था, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। एकांश मुस्कुराते हुए खुद से बुदबुदाने लगा, अंडरस्को आई रियली मिस यू स्वीट हार्ट, कल तुम्हें फिर से अपनी बाहों में भरूंगा, लेकिन मुझसे कल का वेट नहीं हो रहा। आज पहली बार ईएसओ को किसी चीज के लिए इतना ज्यादा सब्र करना पड़ रहा है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह तकरीबन 11 बजे एकांश की कोर्ट में पेशी हुई। काव्या जी अनिका मेहर के साथ वीर सुनीता जी, रागिनी जी और वेदांश जी भी कोर्ट में पहुंच गए। इधर आनंद जी अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ कोर्ट में एकांश को लाए थे। जज ने कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने को कहा, अंडरस्को तो सरकारी वकील ने एक के बाद एक एकांश के बारे में बातें बताना शुरू कर दिए, और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो के बारे में बताया जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। तभी एकांश के सहायकों वकील अपना पक्ष रख रहे थे, और फिर सरकारी वकील जो कि एकांश के विरोधी थे, उन्होंने वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट जज को दे दी, और बताया गया कि वो वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है। उस वीडियो में सच में एकांश किसी को मार रहा है, जो कि उसी के डैड है। सरकारी वकील बोला, अंडरस्को ये सबूत देखकर बिल्कुल साफ हो गया है माय लॉर्ड कि एकांश सिंह ओबरॉय जैसे बड़े बिजनेसमैन ने ही अपने पिता का खून किया है, और 2 साल तक ये खुलेआम अपने बिजनेस को चलाते रहे, साथ ही एक नॉर्मल जिंदगी जीते रहे। सबूतों को सामने आने के बाद अब इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इधर कोर्ट में बैठे सभी घरवाले हैरान थे। अनिका और बिन्नी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। अनिका तो सोच रही थी कि वो लुट गई, बर्बाद हो गई, उसने खूनी से शादी की थी। वो चुपचाप सब कुछ देख रही थी, और ज्यादातर वो विटनेस बॉक्स में खड़े हुए की कोशिश और झांक रही थी, जो चुपचाप ये सब खड़े सुन रहा था। वो चाहता तो कुछ बोल सकता था, मगर वो कुछ नहीं कर रहा था। सबके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी, और वीडियो की पुष्टि की खबर पक्की होने के बाद अब जज साहब एकांश की ओर देखते हुए पूछते हैं, अंडरस्को मिस्टर एकांश सिंह ओबरॉय, क्या आप अपने केस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एकांश जो बिल्कुल चुपचाप विटनेस बॉक्स में खड़ा था, वो कुछ नहीं बोलता। तभी इतनी भीड़ के बीच में से एक आवाज आती है, अंडरस्को। वो कुछ नहीं बोलेगा जज साहब, क्योंकि उसे पता था बोलने के लिए कोई और आने वाला है। आवाज कोर्ट के दरवाजे से अंदर आते एक लगभग 55 से 50 के उम्र के आदमी की थी, जो कि ब्लैक कलर के सूट बूट में अपने पेंट की जेब में हाथ डाले अदालत के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, और जज साहब को देखते हुए बोला, अंडरस्को क्योंकि जिस इंसान के खून के जुर्म में आप इसे गिरफ्तार कर रहे हैं, वो तो आज तक मारा ही नहीं है। कोर्ट में बैठे सारे लोग और वकील साथ ही जज भी ये सब सुनकर चौंक गए। वही काव्या जी उस शख्स को देखकर हैरत के साथ अपनी सीट से खड़ी हो गई। मिहिर भी अब चुपचाप बैठा न रह सका। वो भी खड़ा होकर काव्या जी के हाथ को पकड़कर उनसे पूछने लगा, अंडरस्को ये सब क्या है? ये तो तभी कोर्ट के बीच खड़ा वो शख्स जज साहब को देखते हुए बोला, अंडरस्को आलोक सिंह ओबरॉय, मैं ही हूँ।
एकांश का पिता जो कि जिंदा है, और तो एकांश अपने पिता को कैसे मार सकता है? जज साहब कहते हैं अंडरस्को, आपको जो बोलना है वो विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। आलोक जी आई विटनेस में आकर सामने खड़े एकांश को देखते हैं, जो कि उन्हें ही देखकर हल्की सी स्माइल कर रहा था। आलोक सिंह उससे नजरें फेरकर जज साहब की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वो वीडियो फेक है सर। उस वीडियो में ना ही एकांश है और ना ही मैं जिंदा हूँ और पिछले 2 साल से मैं एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था। इसकी हमारी एक आपसी वजह थी। इस बारे में एकांश को कुछ दिनों पहले ही पता चला। मैंने उसे मना किया था कि मैं अब दुनिया के सामने आलोक सिंह ओबरॉय बनकर नहीं आऊंगा, उसे ही मेरा सारा कारोबार संभालना है। लेकिन अचानक से ये वीडियो न जाने कहां से सामने आ गया, और एकांश ने भी अपने लिए कोई बचाव नहीं किया। लिहाजा मुझे इसकी मदद करने के लिए और आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ यहाँ आना पड़ा। थोड़ी देर में कोर्ट की कार्यवाही का नतीजा सामने आ गया। एकांश को बाइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट ने पुलिस को उस वीडियो को वायरल करने वाले को ढूंढने का ऑर्डर दिया। अब एकांश विटनेस बॉक्स से निकलकर एक जगह खड़ा हो गया। काव्या जी, मिहिर और बाकी के सभी घरवाले हैरत से आलोक जी को देख रहे थे। आलोक ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे एकांश की तरफ बढ़ता है और उसे लगभग गुस्से से घूरने लगता है। एकांश के चेहरे पर ये देख एविल स्माइल आ जाती है। तभी आलोक जी उसकी आंखों में देखते हुए बोलते हैं, अंडरस्को, फोड़ दिया ना मेरा भांडा? तू इसीलिए चुप रहा ना ताकि मैं तुझे खुद बचाने आऊं? एकांश अभी भी चुपचाप खड़ा था। वो बस आलोक जी को अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले देखे जा रहा था। तभी आलोक जी भावुक होते हुए झट से एकांश को कसकर गले से लगा लेते हैं। एकांश अभी सीधा खड़ा था, उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। वही सभी घरवाले कोर्ट में आलोक जी को देखकर क्या रिएक्शन करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वही काव्या जी अपने मुंह पर हाथ रखकर आलोक जी को आंखें भर कर देख रही थी। ये सब क्या हुआ, हर किसी के समझ से परे था। अचानक से आलोक जी आए और उन्होंने कोर्ट में गवाही देकर एकांश को बचा लिया। आलोक जी एकांश से दूर होते हुए उससे बोले, अंडरस्को, अब मुझे जाना होगा। तभी काव्या जी आलोक जी से रोती हुई बोलती है, अंडरस्को, कहाँ चले गए थे आप? क्यों किया आपने ये सब? हम लोगों से दूर रहें। और अब अचानक से क्यों? काव्या जी क्यों शब्द पर ज्यादा जोर डालते हुए और जोर जोर से रोने लगी। तभी आलोक जी एक नजर काव्या जी को देखते हुए बोले, अंडरस्को, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था। मैं सिर्फ अपनी पहली पत्नी अनुराधा से प्यार करता था। तुमसे तो मेरे पिताजी ने जबरदस्ती शादी करवाई ताकि मैं अनुराधा को छोड़ दूं। तुम्हारी वजह से एकांश ने अपनी सगी मां खोई है। अगर तुम सालों पहले मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करती तो वो जहर नहीं खाती। फिर भी 4 साल मैं तुम्हारे साथ रहा और एक दिन मुझे पता चला कि तुम, आलोक जी इतना कहते रुक गए। तभी काव्या जी बोली, अंडरस्को, तुम और क्या बोलना चाहते हो आलोक, वो भी बोल दो। मैं क्या, हाँ बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? आलोक जी काव्या जी को इग्नोर करते हुए बोलते हैं, अंडरस्को, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। एकांश, घर चलते हैं, ये कोर्ट में ड्रामेबाजी नहीं करनी मुझे। कुछ घंटों बाद एकांश और अनीका अपने कमरे में आते हैं। तभी अनीका एकांश को हैरत से देखते हुए दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है। एकांश, जो अपनी शर्ट उतार रहा था, वो बिना अनीका की तरफ देखे शर्ट उतारकर अनीका की तरफ देखते हुए बोलता है, अंडरस्को, क्या हुआ बीवी? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? अनीका जल्दी से अपनी पलकें झपकाते हुए बोलती है, अंडरस्को,
ये सब क्या हुआ? और तुमने ये सब चुपचाप होने दिया, क्योंकि तुम अपने डैड को सबके सामने लाना चाहते थे। तुम क्या चीज हो बे? एकांश अनिका की बात पर अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए, अपनी गर्दन एक तरफ झुकाकर दूसरी तरफ हाथ मलते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हारे लिए तो वो हूँ जो एकांश ओबरॉय ने कभी सोचा भी नहीं था। कहते हुए एकांश अनिका के सामने आ खड़ा हुआ और अचानक से उसने अनिका को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। तभी अनिका एकांश के कंधे पर अपने बाहों के घेरे बनाते हुए परेशान नजरों से उसे देखकर बोली, अंडस्को, एकांश क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। एकांश एकटक अनिका के चेहरे को देखते हुए दोबारा बिना कुछ बोले उसे बाथरूम में ले आया और फिर उसे बाथरूम में खड़ा करके उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला, अंडस्को, शॉवर लेते हैं बीवी। लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चला है रात भर मेरे लिए। मेरे ख्यालों ने थोड़ा तो परेशान किया ही होगा ना? अनिका अपनी नजरें झुकाए हुए एकांश से बोली, अंडस्को, मैं नहा चुकी हूँ और तुम्हारे ठरकीपने को झेलने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। हटो मेरे सामने से। कहते हुए अनिका एकांश के साइड से जाने ही लगती है कि तभी एकांश बिना हिले अनिका के पेट पर अपना हाथ लपेटते हुए उसे झटके से खुद के सामने दोबारा से ले आया और तुरंत ही उसके पीठ को वॉल से सटाते हुए खुद उसके और करीब आ गया और अनिका के दोनों कंधों को होल्ड किए झुककर उसके चेहरे के करीब आते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस्को, क्या लगा था तुम्हें पीछा छूट जाएगा मुझसे? गलत। तुम्हारी सांसों पर भी मेरा हक है, तो दूर जाके लव गाइडलाइन ऐस मत तोड़ो। मेरे साथ नहाओगी तुम? कहते हुए एकांश ने अनिका की नोज पर किस कर लिया, जिससे अनिका की अचानक ही आंखें बंद हो गई और एकांश ने अनिका को थोड़ा आगे की तरफ करके उसके कपड़े उतारते शुरू कर दिए। थोड़ी देर में एकांश, जो कि शर्टलेस था, उसने अपनी पैंट भी उतार दी। अनिका की अब भी आंखें बंद थी और अब एकांश अनिका को लेकर शॉवर के नीचे आ गया और उसने एक स्विच ऑन करके शॉवर ऑन कर दिया। अनिका की बॉडी पर पानी पड़ते ही अचानक उसकी आंखें खुल गई और वो नेक्स्ट एकांश को देखकर फिर से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी एकांश ने एक हाथ में अनिका के चेहरे को भरते हुए झटके से थोड़ा उसके चेहरे को अपनी तरफ करके और खुद भी अनिका के चेहरे की तरफ बके उसके गीले होठों पर अपने होठ रख दिए और अनिका ने आंखें बंद करके अपनी मुट्ठी भींच ली।